नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। संविधान के यह महत्वपूर्ण प्रश्न सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने सिलेक्टिव क्वेश्चंस उठा रखे हैं। ये क्वेश्चंस यदि आप अच्छे से तैयार करते हैं, यानी कि ये आपका पहला पार्ट होगा, और इसके अलावा दूसरा और तीसरा पार्ट भी मैं लाऊंगा, और भी धीरे धीरे करके मैं सारे पार्ट्स के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं मैं सारे करवा दूंगा। और यदि आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके 5 से 10 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे, यानी कि जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो 5 से 10 नंबर आपकी इसमें से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे कि सभी वीडियो की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे और कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, संविधान में कितने अध्याय हैं, यानी कितने अध्याय यानी कि कुल कितने भाग हैं। संविधान में कुल आपके 22 भाग हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी, यानी कि जो संविधान हमारा 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था उसमें हमारी कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में कितनी? 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। ठीक है। तीसरा है हमारा, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है, क्योंकि जो प्रस्तावना है उसी के आधार पर हमारा पूरा संविधान लिखा गया है, यानी कि प्रस्तावना में पूरे संविधान की रूपरेखा तैयार होती है। पूरा निचोड़ आपके संविधान में की प्रस्तावना में दिया हुआ है, इसलिए संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और यह भाग 3 में है। किसमें? भाग 3 में आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अगला है प्रश्न 5, किस अनुच्छेद में नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्गों के आरक्षण का उल्लेख है। अनुच्छेद 16 में नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्गों के आरक्षण का उल्लेख है। इसके अलावा एक अनुच्छेद 17 है जो कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का विरोध करता है। छुआछूत के बारे में ये आपको मौलिक अधिकार देता है, अनुच्छेद 17। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, और यह आपके भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। वहीं जो आपकी मूल अधिकार हैं भाग 3 12 से 35 में, ये दोनों ही लगातार हैं। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, और महाभियोग चलाकर उनके पद से उनको निर्वासित किया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 साल होती है, यानी कि 25 वर्ष। इसके अलावा राज्यसभा से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा आपकी एक स्थायी सभा होती है जिसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जो संसद होता है, संसद के मुख्य 3 पार्ट होते हैं या 3 खंड होते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, तीनों ये मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधि आयोग का गठन कर सकता है। अनुच्छेद 280 में वर्णित है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत एक विधि आयोग का गठन कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है,
किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? हिंदी भाषा की राजभाषा अनुच्छेद 343 के क्लास 1 में यह वर्णित किया गया है कि हिंदी को राजभाषा घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हम संविधान में संशोधन का अधिकार प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 356 के अंतर्गत लगता है। इसी में एक 352 होता है। 352 में होता है जब कोई विदेशी आक्रमण होता है या युद्ध की स्थिति होती है, उस समय आपका ये 352 लगता है। यह भी ये आपातकाल की स्थिति में लगता है 352। और 356 होता है ये राष्ट्रपति शासन लगता है यदि कोई राज्य अपने राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में नाकाम होता है, तो अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 के अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। और इसी में एक अनुच्छेद 360 है, वो भी राष्ट्रपति से संबंधित है। 360 अनुच्छेद है वह है आपका वित्तीय आपात के अंतर्गत आते हैं, यानी कि 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। जो आपका वित्तीय आपात है यानी कि अनुच्छेद 360, ये अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। राष्ट्रपति शासन कुल 3 बार लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान में समानता का अधिकार कौन से 5 अनुच्छेदों के जरिए प्रदान किया गया है? आपका अनुच्छेद 14 से 18। यह समानता का अधिकार आपके मौलिक अधिकार में आते हैं, जिसमें 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में, और इसी में 14 से 18 तक समानता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इससे आगे हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का संविधान में उल्लेख किया गया है, यानी कि 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63। अगला है, ये मैंने आपको ऊपर बताया भी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है? यह है 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में आपकी समवर्ती सूची दी गई है। ठीक है, जो समवर्ती सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य को और केंद्र को दोनों को होता है, लेकिन यहाँ पर यदि राज्य और केंद्र समान विषयों पर कानून बना रहे हैं या राज्य और केंद्र के कानून में टकराव होता है, तो केंद्र सरकार का कानून मान्यता प्राप्त होता है या केंद्र सरकार को मान्यता दी जाती है और राज्य सरकार के कानून स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 68 विषय हैं। और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय दिए गए हैं। ये जो तीनों विषय आपके समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, इन तीनों का ही उल्लेख 7वीं अनुसूची में किया गया है। जो आपकी समवर्ती सूची होती है इसमें आपका राज्य और केंद्र दोनों ही तरह की सरकारें कानून बना सकती हैं, मैंने आपको बताया। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती हैं और संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकारें कानून बना सकती हैं। हमारा अगला विषय है या अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड के या ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश की संसदीय प्रणाली को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तथ्यों को आयरिश के या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा जो एकाकी स्रोत है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम के लगभग 200 अनुच्छेदों को एज इट इज या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इस तरह से भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली या संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा से। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो संघीय व्यवस्था कनाडा से और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं।
अगला है, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आज के लिए इतने ही प्रश्न। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।